अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बख्श वाइब्स। आज हम आपको नेपाल ले चलेंगे। हिमालय की चोटियों के बीच एक ऐसा मुल्क जो खूबसूरती के लिए मशहूर है, मगर इस वक्त एक बहुत बड़े सियासी और समाजी तूफान का शिकार है। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये समझाना है कि असल कहानी क्या है, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। नेपाल का सियासी निजाम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। 2015 के दस्तूर ने मुल्क को नई पहचान दी, मगर गठबंधन हुकूमतों ने हमेशा असरात छोड़े। रोजगार, महंगाई और करप्शन ने जवान नस्ल को पहले ही परेशान कर रखा था। फिर आया डिजिटल दौर, जहां सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि आवाम की आवाज बन गया। काठमांडू के चाय के धब्बों से लेकर पोकारा के टूरिस्ट कैफेज तक हर जगह मोबाइल स्क्रीन चमक रही थी। टिकटॉक क्रिएटर्स, यूट्यूब व्लॉगर्स और स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स, ये सब लोग मुल्क के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू कर रहे थे। जवानी के इस जोश ने नेपाल को साउथ एशिया का सबसे ज्यादा ऑनलाइन मुतहर्रिक मुआशरा बना दिया। 31 अगस्त 2025 को हुकूमत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हिला दिया। ऐलान हुआ कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और एक्स शामिल थे, फौरन बंद किए जा रहे हैं। वजह बताई गई कि ये कंपनीज नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन अवाम के लिए ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं, उनकी आजादी ए राय पर सीधा हमला था। अगला ही दिन काठमांडू के रत्ना पार्क और दुर्बर स्क्वायर में हजारों जवान इकट्ठा हो गए। उनका नारा था, हमारी आवाज, हमारा हक। शुरू में ये पुरअमन मार्च था, फूलों के हार, गीत और मोबाइल लाइव स्ट्रीम्स। मगर जैसे ही पुलिस ने सड़क बंद की, टेंशन बढ़ता गया। आंसू गैस छोड़ी गई, पानी के कैनन्स चलाए गए, सोशल मीडिया पर वीडियोस ने आग लगाई और मुल्क भर में एहतजाज फैल गया। शाम के वक्त जैसे ही सरकारी इमारत के सामने हुजूम बढ़ता गया, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान फासला छोटा होता चला गया। आंसू गैस के बादल, चीखते हुए लोग और कैमरा फोन्स जो हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। नेपाल की रात पहली दफा इस हद तक शोर से गूंज उठी। सोशल मीडिया बंद के बावजूद वीपीएन और ऑफलाइन शेयरिंग से वीडियोस मुल्क के हर कोने तक फैल गए। 2 दिन बाद हुकूमत ने रात के वक्त एक अहम कदम उठाया। काठमांडू और मजीद 6 शहरों में सख्त कर्फ्यू। सड़कें सुनसान, मगर घरों के अंदर गुस्से का समुंदर उबाल रहा था। घरों की बालकोनियों से लोग बर्तनों को बजाकर एहतजाज करते रहे, जैसे हर धुन एक सवाल था, हमसे हमारी आवाज क्यों छीनी जा रही है। यह आंदोलन की असली ताकत नेपाल की जवान नस्ल थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टेक वर्कर्स और फीमेल एक्टिविस्ट्स ने सोशल मीडिया के बगैर भी आपस में राब्ता बनाए रखा। पेपर पर प्रिंट किए हुए क्यूआर कोड्स, ऑफलाइन मैश नेटवर्क्स और पुराने एसएमएस ग्रुप्स, ये सब नई तहरीक के हथियार बन गए। हर जगह लिखा था, हमारी डिजिटल आजादी वापस करो। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर सरकारी कदम को चैलेंज किया। डिबेट गर्म हो गई। कुछ मिनिस्टर्स ने खुद मान लिया कि बैन से मुल्क के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान हो रहा है, लेकिन हार्डलाइन ग्रुप कहती रही कि यह कदम जरूरी था रियासती सुरक्षा के लिए। हर घड़ी हुकूमत पर दबाव बढ़ता गया। 5 सितंबर को सबसे बदतर दिन आया। पोखरा और काठमांडू दोनों जगह गोलियों की आवाज गूंज उठी। आई विटनेस के मुताबिक कुछ मकामात पर लाइव एम्यूनिशन यूज हुई। हॉस्पिटल्स भर गए। वॉलंटियर डॉक्टर्स सड़कों पर पहले एड दे रहे थे। दुनिया भर के न्यूज एजेंसीज ने इस खूनरेज़ी को हेडलाइन बना दिया। फ्यूनरल मार्चेस, शामें गम के जलते दिए और लोगों की आंखों में आंसू। एक माँ कैमरा के सामने कह रही थी, मेरा बेटा सिर्फ अपना हक मांग रहा था। ये अल्फाज हर नेपाली के दिल को चीर गए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सख्त बयानात जारी किए और तुरंत तफ्तीश का मुतालबा किया। इस लहू भरी शाम के बाद हुकूमत ने पीछे हटने का फैसला किया। 9 सितंबर को वजीर इत्तलात ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया बैन फौरी तौर पर उठाया जा रहा है। जैसे ही फेसबुक और यूट्यूब दोबारा खुले, मुल्क भर के लोगों ने पहली पोस्ट में सिर्फ एक लफ्ज लिखा, आजादी। मगर अवाम का गुस्सा थमा नहीं।
वजीर आजम केपी शर्मा ओली पर इस्तीफा देने का दबाव हद से ज्यादा हो गया। कैबिनेट के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। 10 सितंबर की सुबह ओली ने अपना इस्तीफा दिया, जो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुसलसल मीटिंगें होने लगी। फौज, सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे सब मिलकर एक मुक्कत हुकूमत तय करने लगे। 4 दिन के इंटेंस मुज़ाकरात के बाद एक नाम उभर कर सामने आया, साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। अगर वो मुक्कत वजीर आजम बनती तो नेपाल की पहली फीमेल इंटरिम लीडर होती। सुशीला कार्की का नाम सामने आने के बाद काठमांडू की हवा में एक नई उम्मीद का एहसास था। 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में शफाफ कस्मे वफा की सेरेमनी हुई। सुशीला ने पहला जुमला बोला, ये अवाम की जीत है। उनके चेहरे पर वो दिखाई दे रहा था जो लोगों ने सरकारी इमारतों के बाहर नारा लगाते हुए महसूस किया, सांस लेने की आजादी। नेपाल आर्मी को शुरू से लेकर आखिरी लम्हे तक एक नई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। जनरल हेडक्वार्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि फौज सिर्फ अमन बरकरार रखने के लिए है, लेकिन कुछ फौजी क़ियादत पर इल्जाम लगा के उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। सुशीला कार्की ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कहा, फौज अवाम की है, किसी पार्टी की नहीं। 2 हफ्तों की इस सियासती और रियासती हलचल ने इकोनॉमी को गहरा झटका दिया। टूरिज्म, जो नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, अचानक गिर गया। पोखरा के होटल्स खाली, ट्रेकिंग गाइड्स बेकाम, चाय के होटल्स में लोग कहते सुनाई दिए, टूरिस्ट नहीं, पैसा नहीं, मगर इज्जत वापस आई है। काठमांडू के शोर के अलावा गांव-गांव की कहानी भी उतनी ही गहरी थी। तराई के खेत, मुस्तांग की पहाड़ियों और डोलपो के रिमोट इलाकों में भी लोग रेडियो से हर अपडेट सुन रहे थे। बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे बच्चे शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उन पर फख्र करते हैं। ये आवाज मुल्क के हर कोने तक एकता का पैगाम ले गई। दुनिया भर से बयानात आने लगे। यूनाइटेड नेशंस ने अमन बरकरार रखने पर सुशीला हुकूमत को शाबाशी दी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के मुल्कों ने भी बढ़ा चढ़कर सपोर्ट किया। चाइना और इंडिया दोनों ने कहा कि नेपाल की स्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए अहमियत रखती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हुकूमत के साथ नए डेटा प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन किए। फेसबुक और यूट्यूब ने लोकल कंटेंट मॉडरेशन टीम्स तैयार करने का वादा किया। यंग डेवलपर्स ने नेपाली ओरिजिन के एप्स बनाने की तहरीक शुरू की। अगर हमारी आवाज को बंद किया जा सकता है तो हम अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाएंगे। नई हुकूमत ने पहले हफ्ते ही इमरजेंसी इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई। काठमांडू के कॉन्फ्रेंस हॉल्स में टूरिज्म, एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स बैठे। हर बंदा इस बात पर मुत्तहिद था कि मुल्क की रोजी रोटी को फिर से जिंदा करना सबसे पहला कदम है। पोखरा के होटल मालिक कहते हैं, हम तैयार हैं, सिर्फ मुल्क को सुकून चाहिए। टेक हब्स में नई सोच का तूफान था। स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स ने VPN एक्सपीरियंस से सीखकर अपने एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स बनाने शुरू किए। हमारी डाटा हमारा फ्यूचर, ये उनका नारा था। काठमांडू के हैकाथॉन में 19 साल की कोडर पेमा ने कहा, अब हम सिर्फ यूजर नहीं, बिल्डर बनेंगे। प्रोटेस्ट के जख्मों को भरने के लिए म्यूजिक फेस्टिवल्स और स्ट्रीट आर्ट एग्जीबिशंस शुरू हुए। दुर्बार स्क्वायर के दीवारों पर नए म्यूरल्स बने, जहां कभी टीयर गैस का धुआं होता था। आर्टिस्ट राजू कहता है, ये रंग सिर्फ तस्वीर नहीं, दिलों को जोड़ने का जरिया है। इंटरिम PM कार्की ने आर्मी और पुलिस के हाई लेवल डायलॉग्स शुरू किए। मकसद ये था कि फ्यूचर में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एतबार बरकरार रहे। मीटिंग के बाद एक जवान ऑफिसर मीडिया से बोला, हम भी नेपाली हैं, हम सिर्फ हुकूमत का नहीं, मुल्क का हिस्सा है। इंटरिम PM कार्की ने आर्मी और पुलिस के हाई लेवल डायलॉग्स शुरू किए। मकसद ये था कि फ्यूचर में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एतबार बरकरार रहे। मीटिंग के बाद एक जवान ऑफिसर मीडिया से बोला, हम भी नेपाली हैं, हम सिर्फ हुकूमत का नहीं, मुल्क का हिस्सा है।
काठमांडू के सिंह दरबार पार्लियामेंट हॉल में रात देर तक रोशनी झलकती रही। इंटरिम हुकूमत, ऑपोजिशन लीडर्स, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी के अफराद गोल दायरा बनाए बैठे थे। हर शख्स के हाथ में कॉफी और आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन जज्बा शिद्दत से भरा था। बहस का मरकजी नुक्ता था डिजिटल हुकूक को दस्तूर का हिस्सा कैसे बनाया जाए। एक स्टूडेंट लीडर ने कहा, अगर इंटरनेट हमारी रोजी रोटी है तो उसकी आजादी हमारी सांस है। इस सियासी बातचीत के साथ साथ मुल्क भर में एक और सिलसिला शुरू हुआ, सच और मुसल्लाह का। दरबार स्क्वायर के करीब एक बड़े शामियाना में शोहदा के घर वाले, प्रोटेस्टर्स और पुलिस अफसरान इकट्ठा हुए। हर कहानियां दिल को चीर देती। मेरा भाई सिर्फ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। आंसू, माफी और तलाशी के साथ ये कमीशन मुल्क की कलेक्टिव याद को दबा देने का जरिया बन रहा था। नेपाल के हमसाया भी खामोश नहीं बैठे। इंडिया के वजीर खारजा और चाइना के स्पेशल एनवॉय एक ही हफ्ते काठमांडू पहुंचे। सार्क के जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नेपाल की स्टेबिलिटी पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी है। एड पैकेजेस, ट्रेड इंसेंटिव्स और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म कॉरिडोर्स पर बात हुई। हर डेलीगेट ये तस्लीम कर रहा था कि नेपाल का नया डिजिटल दास्तूर पूरे रीजन के लिए मिसाल बन सकता है। ग्रामीण इलाकों से भी उम्मीदों की आवाजें आने लगी। तराई की एक कारोबार करने वाली खातून लक्ष्मी कैमरा के सामने कहती है, हमें सिर्फ मौका चाहिए। हमारे बच्चे शहरों की तरह अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कतार से वापस आने वाला एक मजदूर बताता है कि अब वो अपने गांव में आईटी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता है। यही आवाजें नई नेपाल की पहचान बन रही है। अक्टूबर के आगाज पर पार्लियामेंट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, डिजिटल फ्रीडम एक्ट 2025। इस कानून के तहत हर शहरी को इंटरनेट और सोशल मीडिया की आजाद राय का दस्तूरी हक दिया गया। डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया। इंटरिम पीएम सुशीला कार्की ने साइनिंग सेरेमनी में कहा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कानून नहीं, हमारी कौमी पहचान का नया आगाज है। काठमांडू के स्ट्रीट्स पर लोग मिठाई बांट रहे थे जैसे ये कोई त्योहार हो। अगले महीनों में मुल्क भर में कला और सकाफत का नया दौर शुरू हुआ। पठान दरबार स्क्वायर पर पहला फ्रीडम आर्ट्स फेस्टिवल मनाया गया, जहां फोल्क म्यूजिशियंस, हिप हॉप परफॉर्मर्स और ट्रेडिशनल डांसर्स सब इकट्ठा हुए। यंग फिल्म मेकर्स अपनी डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स भेजने लगे। पोखरा के आर्टिस्ट कलेक्टिव ने माउंटेन म्यूरल्स बनाए जहां लिखा था, आजादी की दीवार, जो अब सेल्फी स्पॉट बन चुकी है। यूनिवर्सिटी के कोर्टयार्ड्स में छोटे छोटे डिस्कशन सर्कल्स लगते। जवान कह रहे थे, हमें समझ आ गया कि आजादी सिर्फ दिया हुआ तोहफा नहीं, हर दौर में इसे बचाना पड़ता है। पिछले हफ्तों के जख्मों को याद करते हुए भी उनकी आंखों में चमक थी, एक यकीन के अगले 10 साल नेपाल को डिजिटल इनोवेशन का मरकज बनाएंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उभरता सूरज काठमांडू के ऊपर नर्म रोशनी डलता है। आज का नेपाल सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि जब अवाम एक साथ खड़े हो जाए तो सबसे सख्त बंस भी गिर जाते हैं। दुनिया के हर कोने के लिए ये पैगाम है, आवाज और आजादी का रिश्ता टूटा नहीं करता। ये थी नेपाल की असल कहानी, सिर्फ बख्श वाइब्स पर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली दफा एक और हकीकी कहानी के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।